वेलकम बैक। मैं लव कैसा है आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बने थे और अब आने वाले टाइम में आपके किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हर बार जो है पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस चैनल पर CDP के इससे पहले ही वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें। इसके साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन वीडियोस की आते रहें। और आप अपनी जो टेट एग्ज़ाम है, जरूर नहीं आप CTET की ही तैयारी कर रहे हो। CTET तो आपका हुआ जुलाई और अगस्त में, क्या पता आप रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्या पता आप HTET की भी तैयारी कर रहे हो। तो उन टेट एग्ज़ाम में भी जो अदर स्टेट टेट के जो एग्ज़ाम है उन स्टेट टेट एग्ज़ाम में भी आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, यदि आप कंटिन्यूटी में वीडियो देखते हैं और पढ़ाई करते हैं तो आपके 130 प्लस जो मार्क्स हैं आराम से CTET में आ जाएंगे, क्योंकि CTET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको पता ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को, जो अति सक्रिय बालक कौन सा था आपको पता होगा, मैं बताऊंगा अगर यदि नहीं पता तो, बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे और तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। दूसरा ऑप्शन है, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, कि उसको एक जगह निर्धारित कर दी कि आप बेटा यहीं पे बैठोगे। ठीक है, तो ये गलत है। उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे कि बेटा तू अति सक्रिय तो कुछ ना कुछ काम में लगा रहता है, तो ले तू बेटा और इस ब्लैक बोर्ड को सफ़ा कर। तो ऐसा काम भी नहीं करना, क्योंकि ये तो गलत होगा, ये तो तानाशाही हो जाएगी एक तरह से। और फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से एक ऑप्शन है जो आपका फर्स्ट है। फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि जो अति सक्रिय बच्चा है ना, अति सक्रिय बच्चे, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कौन से होते हैं, जो कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है ना, वो क्लास में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, भागते रहेंगे, है ना, या बात करते रहेंगे, चीज़ों गिरते रहेंगे, मतलब उनके वो ना शांत नहीं बैठते, चाहे आप कुछ में भी कोशिश कर लो। तो उन्हें क्या करना, आप ऐसे बच्चों को बिठाओ रो में सबसे आगे, और जब वो कुछ हरकत करेगा तभी आप उसको समझाओगे बेटा देख हरकत मत कर। और एक टाइम पर आप क्या करोगे, बच्चों उसको कुछ एक्टिविटी दे दो करने के लिए, जिससे वो उसमें इन्वॉल्व रहे, जो उसकी लर्निंग में हेल्प करे, है ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे आगे बैठाओ ताकि आप उस पर निगरानी रख सको और उसको जो है कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते रहो कि बेटा तू अब ये कर ले, अब ये कर दे, अब मुझे अब ये करके दिखा दे। उसे आप रेस्ट दे सकते हो, थोड़े बहुत यदि वो थक जाता है तो, नहीं तो आप उसे कुछ ना कुछ मतलब ऐसी एक्टिविटी दोगे जो आराम से कर सके और वो जो है जो और चीज़ों में जो सक्रिय है वो उस चीज़ों से वो बच सके। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा IQ रेंज गिफ्टेड या जीनियस बच्चे के लिए माना जाता है। यदि आपने पढ़ा हो, ग्राफ पढ़ा हो, तो आपको पता होगा जो 100 वाला बच्चा था वो नॉर्मल होता है। हम एवरेज नहीं बोलेंगे, हम नॉर्मल बोलेंगे इस बच्चे को, ना कि नॉर्मल होता है बच्चा। और जो 100 से ऊपर का होता है, 120 से ऊपर होता है, फिर 140, यहाँ पर 140 दे रखा है, 140 से ऊपर का बच्चा जो होता है गिफ्टेड बच्चा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा और सब आपके जो है ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक आंतरिक कारक है। आंतरिक कारक जो आनुवंशिकता से संबंधित हो। ठीक है, तो आपको वही बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें परिवार। देखो बाहरी कारक है ना, समाज में आता है, वातावरण में आता है, आप ये बोल सकते हो वातावरण में। प्राकृतिक वातावरण तो खुद ही वातावरण हो गया, और सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी वातावरण के अंदर आ गई। तो जो आंतरिक कारक होगा वो आपका आनुवंशिकता ही है, कि आप अपने पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू, है ना, जीन्स के GENS जीन्स के थ्रू कुछ गुण लेते हैं, आनुवंशिक गुण लेते हैं जो आप में होते हैं और आपके पेरेंट्स में भी होते हैं। ठीक है, मतलब आपके पेरेंट्स में होते हैं और वो आप में ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या से व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो व्यक्तित्व में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं, ठीक है, वातावरण हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, और व्यवहार भी हो सकता है। ये तीनों ही बच्चे के जो है, देखो वातावरण के अंदर सब कुछ आ जाता है ना, और व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। सुन, तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा शिक्षण विधि में किसी अध्याय का परिचय कराने का कदम अधिगम के किस नियम पर आधारित है। तो जब आप कक्षा में जब आप टीचिंग करा रहे हो और आप किसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप किस नियम को, किसी एक चीज़ किस नियम पर आधारित होती है, तो आपको वो बताना है। ठीक है, तो
पहला ऑप्शन आपका समानता का नियम, दूसरा ऑप्शन आपका साहचर्य का नियम नहीं होगा, समानता का नियम नहीं होगा, प्रभाव का नियम नहीं होगा, ये होगा तैयारी का नियम कि हम बच्चे को रेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये डी वाई रेडी कर रहे हैं बच्चों को इस चीज़ के लिए कि बच्चा ध्यान आकर्षित करें कि टीचर क्या बता रहा है। जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कितने पर, देखो बेटा आपका घर कैसा है, आप घर गांव में आते हो तो आपके गांव में घर कैसे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आज हम बात करेंगे आपके विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में, ठीक है। तो बच्चे को हम शुरू में 3 या 4 क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो और बच्चे इस बात को समझे कि यार टीचर जो चीज़ मुझे पता है वो तो ठीक है, लेकिन जो मुझे नहीं पता उसके बारे में पढ़ाया तो उसका ध्यान फोकस हो जाता है, ठीक है, वो आप पर ध्यान देने लगता है। तो यहाँ पर जो आपका यही क्या है, ये तैयारी का नियम है, तो बच्चा तैयार हो जाता है आपकी बात सुनने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका 4th ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जहाँ प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होता, हम किस अधिगम की अवधि के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन में बच्चे का सुधार नहीं हो रहा तो हम कौन से इस चीज़ की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका अधिगम का पठार, दूसरा अधिगम की अवस्था, तीसरा अनुभूति, चौथा स्मृति। देखो ये तीनों तो आपको है ही नहीं। अधिगम का पठार ये जो ये दर्शाता है कि बच्चे के अधिगम में वृद्धि हो रही है या फिर नहीं हो रही, सीधी लाइन जा रही है, या फिर हाँ या फिर हो रही है या फिर नहीं हो रही, ठीक है, आपको ये चीज़ बताता है अधिगम का पठार। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अधिगम के माहौल में सही अनुक्रम है। मतलब अधिगम के माहौल में, मतलब आपने यदि बंडूरा की थ्योरी पढ़ी हो, बंडूरा है ना, बंडूरा की थ्योरी पढ़ी हो तो आपको पता होगा बंडूरा ने 4 चीज़ें बताई हैं जो यहाँ पर लिखी पड़ी हैं कि बच्चा यदि इस तरीके से करता है तो बच्चा जो है अधिगम लर्निंग कर पाता है ना, लर्निंग उसके माइंड में बैठ जाती है, ठीक है। तो क्या चीज़ है, पहला स्मृति, ध्यान, रुचि। देखो गलत, सबसे पहले है बच्चे का रुचि, कि बच्चे को रुचि होनी चाहिए पहले तो चीज़ में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देगा ध्यान, जब रुचि लेगा तो उसके दिमाग में ही बैठेगी, ठीक है। और तीसरा स्मृति, तो रुचि होती है, रुचि से ध्यान विकसित होता है बच्चे का, ध्यान के बाद उसकी स्मृति बनती है, उसकी स्मृति में फीड जाती है। स्मृति के बाद एक और चीज़ होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आपको पता है, और नहीं पता तो आप इस थ्योरी को जरूर पढ़िए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोजित खंड में साझा की गई अधूरी जानकारी या जानकारी बाधा करती है। और जो वियोजित खंड में साझा की गई अधूरी जानकारी या जानकारी, मतलब जानकारी को बाधा करती है, मतलब आपने कोई जानकारी ली और वो आधी ही ली है तो बाधा करेगी आपको आगे चल के, ठीक है ना, क्योंकि आपको किसी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, बच्चे के अधिगम में बाधा करेगी, ठीक है, शिक्षण नीति में ये तो टीचर की होती है। बच्चे का परिणाम जब ही तो मिलेगा जब वो अधिगम कर पाएगा। और 4th है विद्यालय का परिणाम, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है वो आपका फर्स्ट ही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश एक विशिष्ट समय अवधि के बाद रुक जाती है, तो क्या रुक जाती है, तो आपको पता होगा एक विशिष्ट समय के बाद, मतलब 18 या फिर हम तो 18 मानते हैं, लेकिन 18 के बाद अब जो मानते हैं वो 22 भी मान सकते हैं, 23 भी मान सकते हैं। आपको पता होगा जो वृद्धि है ना, जो फिजिकल ग्रोथ है, GROWTH ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ है वो आपको एक समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकासात्मक चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यदि आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, पियाजे, तो आपको पता होगा पियाजे ने किस तरीके से बताया। और ये पियाजे ने ही नहीं, ये जर्नल भी है कि बच्चा सबसे पहले शिशु होता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, वयस्कावस्था बाद में आती है, वृद्धावस्था भी और बाद में आती है। वृद्धावस्था तो लास्ट की अवस्था, और वयस्कावस्था इससे पहले की है। यहाँ पर किशोरावस्था और होता है, तो 4th ऑप्शन गलत है आपका, शिशु, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक है, क्योंकि पहला बच्चा इन्फेंट होता है ना, दूसरा इन्फेंट होता है, दूसरे में बच्चा चाइल्डहुड में होता है, तीसरे में बच्चा जो एडल्ट होता है, और चौथे में फिर इसके बाद वो बच्चा जो पहुँचता है वयस्कावस्था पर, फिर वृद्धावस्था पर। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NCF 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कौन सा अनुचित है, मतलब कौन सा गलत है, आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना। तो पहला तो ज्ञान को आप स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ोगे, ये तो आपका ऑप्शन ठीक है ना। आप EVS पढ़ाते हो, ठीक है ना, हिंदी आप पढ़ाते हो, तो आप क्या चाहते हो कि बच्चा हिंदी में जो अभिव्यक्ति है वो अपनी अभिव्यक्ति कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग कर सकें, और जो है शब्दों को अपने उसमें, मतलब अपनी मेमोरी में फीड कर सके। सेकंड ऑप्शन आपको सुनिश्चित करे कि सीखने का तरीका रटने से अलग हो। बिल्कुल ठीक है, हमें रटने पर ध्यान नहीं देते ना, हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाना बच्चे के।
अंडरस्टैंडिंग, STANDING, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका पाठ्यचर्या का समृद्ध करना, ताकि वह यह पाठ्य पुस्तकों से भी हटके हो। मतलब आपको बुक्स से तो पढ़ाना, लेकिन इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे को बुक्स से आगे की भी नॉलेज मिले। जैसे कुछ चैप्टर आप क्या करते हो, लास्ट में आगे के लिए छोड़ देते हो, और बाद में जब एक्सरसाइज आती है तो आप उसमें क्या लिखा रहता है कि अपने एक्सपीरियंस दो, मतलब कि आपके आसपास के में खाना कैसा बनता है, आपके दोस्त कैसा खाना खाते हैं। कोई यदि चैप्टर खेल से संबंधित है तो आप उसमें क्या आप बचपन में कैसे खेल खेलते थे, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछो। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये थर्ड ऑप्शन भी ठीक है आपका, सेकंड भी ठीक है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है, परीक्षा को और अधिक जटिल बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना। आप जो एग्ज़ाम को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, कठोर बना रहे हो, और उसे जो है बच्चे के जीवन के साथ एकीकृत कर रहे हो, उसके जो है लाइफ के साथ जोड़ रहे हो। तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे का जीवन जो है सरल से कठिन की तरफ चलता है। आपको भी पता होगा, पहले बच्चा सरल चीज़ें देखता है जो उसके आसपास में होती है, फिर उसके बाद वो जो सरल चीज़ें नहीं होती उनके पास जाता है। जैसे जो पहले घर के आसपास होता है, फिर उसके आस पड़ोस से मिलता है, फिर वो स्कूल से मिलता है, फिर वो समाज से मिलता है, फिर वो क्षेत्र से मिलता है, फिर राज्य से, फिर अंतर्राष्ट्रीय से। तो इस तरीके से बच्चा जैसा बड़ा होता जाता है वैसे उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन NCF 2005 का जो है पॉइंटों में से नहीं है, 5 पॉइंटों में से, वो आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालयों में छात्रों के लिए पुस्तकालय में पढ़ना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। NCF 2005 के अनुसार छात्रों को पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया। तो NCF ने एक समय निर्धारित किया है कि बच्चे को जो है लाइब्रेरी में यदि आप पढ़ने के लिए भेजते हो, या LIBRARY लाइब्रेरी में ये पढ़ने के लिए भेजते हो, तो उन्हें कितने घंटे तक आप पढ़ने के लिए बोल सकते हो। तो यहाँ पर सप्ताह में बात की गई है। पहला ऑप्शन है प्रतिदिन एक पीरियड, प्रतिदिन एक पीरियड आपका कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट का होता है। तो प्रतिदिन तो नहीं करेंगे, बच्चे छोटे ना, प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। और दूसरा, एक सप्ताह में 2 पीरियड। देखो 2 पीरियड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक महीने में 2 पीरियड ये बहुत कम हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है एक सप्ताह में 1 पीरियड। तो एक वीक में आप बच्चे को एक ही जो है पीरियड दोगे जो है पुस्तकालय में जो है बुक्स पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है, ठीक है ना। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपकी ब्लूम्स थ्योरी यदि आपने पढ़ी हो तो उस थ्योरी में बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए कि किसमें कोग्निटिव में आएगा, साइको सोशल में आएगा, या फिर आपका फिजिकल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे NCF 2005 के सिद्धांतों में से एक माना जा सकता है। अब किसे एक माना जा सकता है, NCF ने क्या क्या चीज़ बताई है उनमें से एक माना जा सकता है, आपको वो बताना। पहला है आपका लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका रटना नहीं होना चाहिए, रटने को मना किया गया है, ठीक है। NCF में कहीं भी ये नहीं बोला गया कि बच्चे को हमें रटने पर ध्यान करना है। लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन ये कि बच्चे की जो टीचर पढ़ाते हो कुछ चेंजेस कर सकता है बच्चे के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए। थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा निरंकुश शिक्षण, कि टीचर पढ़ाया जा रहा है और बच्चे बस मूक बैठे हैं और दंड को तो हमें देना ही नहीं है प्राइमरी लेवल पर। तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है आपका ये, निम्न में से कौन सा अच्छा अनुशासन का मुख्य घटक है। अच्छे अनुशासन का कौन सा घटक है आपको वो बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका कुशल विद्यालय। अच्छा, यहाँ पर पॉइंटों में रखें तो आपका सब पॉइंट जो है वो है कुशल विद्यालय प्रबंधन। दूसरा ऑप्शन है आपका स्वस्थ वातावरण। तीसरा ऑप्शन है आपका आदर्श शिक्षक। और चौथा पुरस्कार और दंड। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन कौन से आपको सही लग रहे हैं और कौन सा आपका यहाँ पर गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं पहला, और आपका जो है पहला ठीक है, कुशल विद्यालय प्रबंधन। एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए स्कूल का, ताकि जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा बन सके, ठीक है। अच्छा वातावरण होगा, जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो अच्छा, मतलब स्कूल का जब प्रबंधन अच्छा करेंगे तो स्वस्थ वातावरण भी होगा, साफ सफाई होगी, आदर्श शिक्षक भी होना चाहिए, और पुरस्कार और दंड। देखो यहाँ पर ना पुरस्कार और दंड भी होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा नहीं दिया रखा किसी भी ऑप्शन में। तो यहाँ पर इनमें से ये सभी होगा, क्योंकि पुरस्कार और दंड का प्रयोग भी हम करते हैं। यदि आपने कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी हो तो आपको पता हो, वहाँ पर उसने कुछ लेवल्स और कुछ स्टेजेस दे रखे हैं। जो उसकी शुरू की जो एक पहली स्टेज है उसमें 2 लेवल्स दे रखी है,
है ना, लेवल 1 लेवल 2, उसमें क्या होती है बच्चे की प्री कन्वेंशनल होती है, पूर्व नैतिकता स्तर। इसमें क्या होता है पूर्व प्री कन्वेंशनल, इसमें बच्चे की खुद की नैतिकता नहीं होती। मैं इसको आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें खुद की नैतिकता नहीं होती। इसमें क्या होता है, एक तो होता है दंड और पुरस्कार, इसमें ही होता है दंड और पुरस्कार स्कार। इसमें ही हम क्या करते हैं, हम बच्चे से बोलते हैं यदि तूने ये किया तो तुझे पुरस्कार मिलेगा, और यदि तूने ये नहीं किया तो तुझे दंड मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं प्राइमरी लेवल पर, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, सिर्फ उतना ही करना है जिससे बच्चा इसका आदी ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ आपके जो है पैडागोजिस की जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोस को भी अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखें, ताकि आपको जो है जो आपका सीटेट है, इंग्लिश नहीं हिंदी आपका जो है जो सीटेट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आ सके। इसके साथ साथ यदि आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।